नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हमने असामान्य मनोविज्ञान और नैदानिक मनोविज्ञान के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक को लिया है वह है व्यवहार चिकित्सा। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि व्यवहार चिकित्सा क्या होता है और ये कैसे कुसमाजी व्यवहारों या असामान्य व्यवहारों को ठीक करने के लिए इसका अप्लाई किया जाता है मनोरोगियों पर। जो व्यवहार चिकित्सा है वो व्यक्ति के किस प्रकार के व्यवहारों को ठीक करने के लिए दूर किया जाता है। ये व्यक्ति के असामान्य व्यवहारों को, ठीक है, जो कुसमाजी व्यवहार है, असामान्य व्यवहार है। सामान्य व्यवहार क्या होता है? जो व्यवहार सामान्य से परे का व्यवहार होता है उसे हम असामान्य व्यवहार कहते हैं। और व्यवहार चिकित्सा में अधिगम के जो नियम है या अधिगम के जो सिद्धांत है, विशेषकर उसमें स्किनर और पावलॉक का जो सिद्धांत है उसी को आधार माना गया है और उसी के आधार पर व्यक्ति के असमान व्यवहारों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो आइए समझते हैं और देखते हैं कि व्यवहार चिकित्सा क्या होता है, इसके कितने सोपान होते हैं और कैसे ये किसी असामान्य व्यक्ति या मनोरोगी को ठीक करने में लागू होता है। तो देखिए, व्यवहार चिकित्सा एक ऐसा पद है जो नैदानिक मनोविज्ञान में काफ़ी लोकप्रिय है। देखिए, यहाँ पे दो विषय आ रहा है, एक असामान्य मनोविज्ञान, एक नैदानिक मनोविज्ञान। तो मैं यहाँ पे क्लियर आपको कर देना चाह रहा हूँ कि असामान्य मनोविज्ञान क्या होता है, नैदानिक मनोविज्ञान क्या होता है। असामान्य मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के असामान्य व्यवहारों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जितने भी असामान्य व्यवहार है, ठीक है, मानसिक रोग है, उनके बारे में कंप्लीट जो होता है डाटा या कंप्लीट जो स्टडी होता है वो असामान्य व्यवहार होता है। और नैदानिक मनोविज्ञान में क्या होता है, नैदानिक मनोविज्ञान में जो मनोचिकित्सक होते हैं वो असामान्य व्यवहारों का, व्यक्ति के असामान्य व्यवहारों का अध्ययन करके क्या करते हैं, उसके रोग को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसका निदान करते हैं। ठीक है, तो ये जो व्यवहार चिकित्सा है वो व्यक्ति के असमान व्यवहारों को ठीक करने के लिए ही मनोवैज्ञानिकों या मनोचिकित्सकों द्वारा प्रयोग में लाया गया। ठीक है, तो ये नैदानिक मनोविज्ञान का काफ़ी लोकप्रिय चिकित्सा पद्धति है। स्किनर तथा सोलोमन द्वारा 1953 में एक शोध पत्र प्रस्तुत किया गया, यानी कि रिसर्च पेपर 1953 में स्किनर तथा सोलोमन ने प्रस्तुत किया, जिसमें सबसे पहले क्या है, व्यवहार चिकित्सा पद का प्रयोग किया गया। यानी कि इस जो थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी है, इस पद का सबसे पहला प्रयोग कहाँ किया गया, 1953 में जो एक रिसर्च पेपर जनरेट हुआ। और किसने किया, स्किनर तथा सोलोमन ने। व्यवहार चिकित्सा मनोचिकित्सा की एक ऐसी प्रविधि है, ये क्या है, मनोचिकित्सा यानी साइकोथेरेपी की एक ऐसी प्रविधि है, विधि है, तरीका है जिसमें मानसिक रोगों का उपचार, मानसिक रोगों, शारीरिक रोग होता है, मानसिक रोग होता है। शरीर में कोई गड़बड़ी आ जाती है तो उसे शारीरिक रोग कहते हैं, जब दिमाग में कोई गड़बड़ी आ जाती है तो उसे मानसिक रोग कहते हैं। का उपचार कुछ ऐसी प्रविधियों से किया जाता है, ऐसे तरीकों से किया जाता है जिसका आधार अनुबंधन, अनुबंधन मतलब क्या होता है, एक व्यवहार को दूसरे व्यवहार से जोड़कर तीसरा व्यवहार व्यक्ति को सिखाना है। ठीक है, जैसे आपने पावलॉक के प्रयोग में देखा था सिद्धांत में कि उन्होंने कुत्ते को क्या कहा था, घंटी के साथ जोड़ दिया था। ठीक है, जब घंटी बजता था तो कुत्ते के मुंह से लार स्राव होता था। तो वही अनुबंधन के क्षेत्र में विशेषकर पावलॉक तथा स्किनर द्वारा संज्ञानात्मक सीखना के क्षेत्र में किए गए प्रमुख सिद्धांत एवं नियम होते हैं। यानी कि इसका आधार क्या होता है, मुख्य रूप से इसका आधार होता है सामाजिक अधिगम के क्षेत्र में जितने भी सिद्धांत हैं इसका आधार ये होता है। आगे हम बात करते हैं, व्यवहार चिकित्सा अधिगम सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। ठीक है, ये मेन पॉइंट है। इसको देखिए कि व्यवहार चिकित्सा किस पर आधारित होते हैं, अधिगम सिद्धांत, लर्निंग की जितनी थ्योरी है इनके अनुसार अधिगम प्रक्रियाओं के आधार पर असमान व्यवहारों को समाप्त किया जा सकता है। यानी कि इसके जो समर्थक है या जो इस चिकित्सा के जनरेटर हैं, यानी कि इस चिकित्सा को लाने वाले हैं, उनका कहना है कि अधिगम के आधार पर, किसके आधार पर, अधिगम प्रक्रियाओं के आधार पर जो व्यक्ति का असमान व्यवहार होता है उसको समाप्त किया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा परिचय व्यवहार चिकित्सा के बारे में हुआ। अब हम एक परिभाषा भी देख लेते हैं जिससे व्यवहार चिकित्सा क्या होता है और भी आपको स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, ब्रिटेन एवं लार्ड 2003 के अनुसार ये कहते हैं कि व्यवहार चिकित्सा अधिगम के नियमों, अधिगम के जो नियम है का उपयोग करके
रोगी के कुसमायोजी व्यवहार। एक होता है समायोजी व्यवहार, एक होता है कुसमायोजी व्यवहार। समायोजी व्यवहार क्या होता है? जब वातावरण के हिसाब से आप अपने आप को ढाल लेते हैं तो इसको समायोजी व्यवहार कहते हैं। कुसमायोजी व्यवहार क्या कहते हैं? जब वातावरण समाज के हिसाब से अपने आप को आप ढाल नहीं पाते तो उसे कुसमायोजी व्यवहार को परिवर्तित करने का प्रयास है। यानी कि इसमें व्यक्ति के जो कुसमायोजी व्यवहार है, असामान्य व्यवहार है, उसको अधिगम के नियमों के आधार पर बदलने का एक तरीका है या प्रयास व्यवहार चिकित्सा है। आगे एक परिभाषा और देखते हैं हम। सार्सन एवं सार्सन 2005 के अनुसार ये कहते हैं कि व्यवहार चिकित्सा के अंतर्गत कुसमायोजी व्यवहार को परिवर्तित करने के लिए संक्रियात्मक एवं प्राचीन अनुबंधन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इनका यह कहना है कि व्यवहार चिकित्सा के अंतर्गत क्या होता है? व्यक्ति की कुसमायोजी या समान व्यवहारों को बदला जाता है, ठीक है, या बदलने का प्रयास किया जाता है। किसके द्वारा पे? संक्रियात्मक एवं प्राचीन, यानी कि अधिगम के सिद्धांतों में आपने देखा होगा कि ऑपरेंट कंडीशनिंग होता है और क्लासिकल कंडीशनिंग होता है, उसके आधार पर बदलने का एक तरीका है। तो ये व्यवहार चिकित्सा के बारे में इसका अर्थ रहा, परिभाषा रहा। अब हम बात करते हैं कि व्यवहार चिकित्सा के कितने प्रकार होते हैं या व्यवहार चिकित्सा की प्रविधियाँ कौन कौन से प्रविधि अपनाकर एक व्यवहार चिकित्सक या मनोचिकित्सक या एक नैदानिक मनोविज्ञान किसी व्यक्ति के असामान्य व्यवहार या कुसमायोजी व्यवहार को दूर करता है। तो आइए बात करते हैं। देखिए कुछ मुख्य 7 यहाँ पे प्रविधियाँ व्यवहार चिकित्सा के अंतर्गत लाई जाती हैं, उपयोग में लाई जाती हैं, जिसके द्वारा किसी भी असामान्य व्यवहार या कुसमायोजी व्यवहार को समाप्त किया जाता है। कौन कौन से? पहला है क्रमबद्ध असंवेदीकरण, ठीक, सिस्टमेटिक डिसेंसेशन, ठीक, विरोची चिकित्सा, एवर्जन थेरेपी, दीर्घायु चिकित्सा, एसर्टिव थेरेपी, मॉडलिंग, ठीक, संभाव्यता प्रबंधन, कंटीजेंसी मैनेजमेंट, बायोफीडबैक मेथड, अंतर स्फोटात्मक चिकित्सा यानी कि इम्पल्सिव थेरेपी। आइए एक एक करके इसके बारे में समझते हैं कि इसका प्रयोग करके एक नैदानिक मनोविज्ञान कैसे जो है असामान्य व्यवहार को दूर करता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे क्रमबद्ध असंवेदीकरण क्या होता है। क्रमबद्ध असंवेदीकरण, देखिए क्रमबद्ध असंवेदीकरण का विकास किसने किया था? ओल्पे 1958-1987 द्वारा किया गया। यहाँ पे 2 सन किस लिए है? क्योंकि इन्होंने क्रमबद्ध असंवेदीकरण का कुछ पॉइंट जो है 1958 में दिया और कुछ पॉइंट 1987। तो यहाँ पे इसलिए दोनों सनों के बारे में जिक्र है। इसका विकास करने वाले ओल्पे महोदय हैं। कौन है? ओल्पे महोदय हैं। और इस तरीका का या इस प्रविधि का विकास होने के बाद मनोचिकित्सा के क्षेत्र में मानो क्रांति सी आ गई, ठीक है। और ये जो है इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा नैदानिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है और यह वार्ता चिकित्सा के स्थान पर बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाया जाने लगा। देखिए एक परिभाषा हमने लिया है जिससे आपको समझ में आ जाएगा। क्रमबद्ध असंवेदीकरण एक ऐसी व्यवहार चिकित्सा है जिसमें नकारात्मक रूप में प्रचलित व्यवहार को समाप्त करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है? इसमें यही होता है कि जो नकारात्मक व्यक्ति का व्यवहार होता है या जो व्यक्ति का कुसमायोजी व्यवहार होता है, जो असमान व्यवहार होता है, उसको एक क्रम में जो ठीक किया जाता है, ठीक है। धीरे धीरे इसका एक स्टेप बाय स्टेप जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, उसमें क्या है व्यक्ति के व्यवहार को समाप्त किया जाता है। जैसे व्यक्ति इसका ये मानना है कि व्यक्ति का जो कुसमायोजी व्यवहार है या असमान व्यवहार है वो अधिगम होता है, ठीक है, सीखा होता व्यवहार होता है। तो उसको क्या होता है? अनाधिगम के माध्यम से, ठीक है, अनाधिगम के माध्यम से उसको समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। अब इसके कुछ सोपान है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए पहला है चिंता का अनुक्रम बनाना। यानी क्या होता है इसमें, इस स्टेप में एक मनोचिकित्सक या नैदानिक मनोवैज्ञानिक क्या करता है? रोगी से कहता है कि आप जो विभिन्न प्रकार के चिंता जो है उसका जो उसके बारे में आप सोचिए या उसके बारे में आप एक लिस्ट बनाइए। जैसे शिक्षा को लेकर, समाज को लेकर, परिवार को लेकर और भी कई चीज़ें उसके बारे में आप बनाइए। मतलब एक क्रम से बनाइए, मतलब कौन सबसे कम चिंता है, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, ठीक। उसके बाद गहन पेशी शिथिलीकरण। गहन पेशी शिथिलीकरण क्या कहा जाता है कि इसमें यह प्रशिक्षण दिया जाता है रोगी को कि कभी वो मांसपेशियों को कड़ा करता है, कभी नरम, यानी कि गहरी सांस लेता है, ठीक है, गहरी सांस अंदर लेकर फिर छोड़ता है, उसमें इसको रिलैक्सेशन दिया जाता है, ठीक है। गहन पेशियों को आराम करने का
तरीका है, कभी पेशियों को कड़ा कर लेता है, कभी पेशियों को नरम कर लेता है, और उसे वो कहा जाता है कि वो एकदम रिलैक्स होके चीज़ों को जो है धीरे धीरे उसको समाप्त करे। तीसरा क्या है, शिथिलीकरण, रिलैक्सेशन प्रोसेस। अब तीसरे स्टेप में एकदम क्या कर दिया जाता है, उसे कहा जाता है कि आप जो चिंता सबसे ज़्यादा आपको परेशान करे उसके बारे में सोचे और रिलैक्स अपना महसूस करें। जैसे ही वो चिंता आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे, उस चिंता के बारे में सोचना बंद कर दे और एकदम रिलैक्सेशन। इस तरीके में क्या होता है, मनोवैज्ञानिक जो होते हैं, मनोचिकित्सक होते हैं, वो सम्मोहन विधि के माध्यम से या तो कई एक्सरसाइज होता है उनके माध्यम से एक मानसिक रोगी को आराम दिलाते हैं। कहने के ये तात्पर्य है, कुल मिला के ये बात कहने का तात्पर्य है कि इसमें क्या होता है, व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, कुसमायोजी व्यवहार, नकारात्मक व्यवहार, उसको क्या है समाप्त किया जाता है। किसके माध्यम से समाप्त किया जाता है, क्या है, अनादिकम के माध्यम से समाप्त किया जाता है। ठीक है, जैसे व्यवहार सीखा हुआ व्यवहार माना जाता है, इसलिए इसमें क्या उसे अनादिकम के माध्यम से समाप्त किया जाता है। अगला है विरुचि चिकित्सा। विरुचि, इसकी शुरुआत रूसी मनोचिकित्सक कैंटोविच 1930 ने की। इसके अंतर्गत अवांछित व्यवहार को समाप्त करने के लिए रोगी को कष्ट पर उद्दीपक दिए जाते हैं ताकि उसमें अवांछित व्यवहार के प्रति विरुचि उत्पन्न हो जाए। यानी कि इसमें क्या होता है, जो रोगी होता है वो जो भी असामान्य व्यवहार कर रहा है या जो भी कुसमाजी व्यवहार कर रहा है, उसको ठीक करने के लिए उसको क्या है, कष्ट पर उद्दीपक दिए जाते हैं। कष्ट पर यानी कि कुछ ऐसा उसको, जब वो भी असामान्य व्यवहार करेगा तो उससे कुछ जैसे इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया जाएगा या कई और तरीका है। ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक का प्रयोग पहले ज़्यादा किया जाता है लेकिन अब उसको अमानवीय माना जाता है, इसलिए को बंद कर दिया गया। तो उसको क्या अपने आप जो है वो समाप्त कर, जैसे कोई व्यक्ति ये नशा करता है, मद्यपान करता है, तो क्या है उसको उससे तगड़ा नशा, उसको ड्रग दिया जाता है और भी नशा, जिससे क्या है उसको बहुत तकलीफ हो, जिससे वो क्या है अवांछित व्यवहार जो है कुसमाजी व्यवहार, उसके प्रति क्या है उसके मन में अरुचि उत्पन्न हो जाए, वो उसको अपने आप छोड़ दे। तो ये क्या हो गया आपका विरुचि चिकित्सा। दृढ़ ग्राही चिकित्सा क्या है, दृढ़ मतलब होता है मजबूत, इसमें मजबूत बनाया जाता है। किसको मजबूत बनाया जाता है, ब्रिटेन एवं लैड 2003 कहते हैं कि इसका असर अपने विचारों एवं भावनाओं को अपने हितों के लिए प्रचुरता एवं ईमानदारी के साथ व्यक्त करने से। कहने के तात्पर्य है कि कुछ व्यक्ति समाज में ऐसे होते हैं जो समाज के साथ समायोजन स्थापित नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे से अच्छे से बोल नहीं कर पाते हैं, लोगों से बातचीत करने में उनको संकोच होता है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या होता है कि ये चिकित्सा पद्धति अपनाई जाती है। इसमें नैदानिक मनोवैज्ञानिक क्या करता है, उनको करता है उनके विचारों एवं भावनाओं को मजबूत करने की ट्रेनिंग देता है, प्रशिक्षण देता है। ठीक है, और उनके अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस जगाने का वो प्रयास करता है। तो ये क्या हो गया, दृढ़ग्राही चिकित्सा हो गया। अब मॉडलिंग, तो आप समझ रहे हैं कि मॉडलिंग क्या है। मॉडलिंग चिकित्सा पद्धति बेंडूरा इत्यादि 1969 के कार्यों पर आधारित है। ठीक है, इस पद्धति में क्या होता है, रोगी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार का प्रशिक्षण करके उसी अनुरूप व्यवहार करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। शासन एवं शासन 2005 कहते हैं। मॉडलिंग क्या होता है, मॉडलिंग मतलब होता है कि इसमें रोगी को या व्यक्ति को, जो रोगी होता है उसे किसी मॉडल यानी कि किसी ऐसे व्यक्ति का व्यवहार का निरीक्षण कराया जाता है जो कि वो सामान्य व्यवहार कर रहा है या वो उसका जो कि वो पसंदीदा हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए रोगी कोई ऐसा चीज़ कर रहा है, वांछित चीज़ कर रहा है या गलत चीज़ कर रहा है, नशे का सेवन कर रहा है, तो उस क्षेत्र में जो उसके पसंदीदा अभिनेता हैं जो उसका प्रचार कर रहे हैं, उनके माध्यम उसको दिखाकर उनके व्यवहार से वो प्रभावित होकर उनको छुड़वाने का प्रयास किया जाता है। तो ये मॉडलिंग है। मॉडलिंग मतलब होता है किसी मॉडल को देखकर, उनके व्यवहारों को देखकर उसी के अनुरूप व्यवहार करना, उसी के माध्यम से अपने असामान्य व्यवहारों को दूर करना, इसी को मॉडलिंग कहते हैं। अगला है संभाव्यता प्रबंधन। ये क्या है, संभाव्यता प्रबंधन के अंतर्गत उन चिकित्सीय प्रविधियों को रखा जाता है जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन, क्रिया प्रसूत स्किनर का, ठीक है, अनुबंधन का उपयोग करते हुए व्यक्ति के व्यवहारों में परिवर्तन परिणामों को नियंत्रित करके किया जाता है। ठीक है, देखिए संभाव्यता प्रबंधन क्या है। संभाव्यता प्रबंधन के अंतर्गत उन चिकित्सीय प्रविधियों को रखा जाता है जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का प्रयोग करते हुए व्यक्ति के व्यवहार, क्रिया प्रसूत अनुबंधन किसका है, स्किनर का है। ठीक है, इसका प्रयोग करते हुए व्यक्ति के व्यवहारों में क्या है, परिवर्तन लाया जाता है
और क्या करके परिणामों को नियंत्रित करके रखा जाए। जैसे देखिए, विशेष परिणाम, पुरस्कार या दंड व्यक्ति के सामने तभी उपस्थित किया जाता है जब उसके द्वारा सिर्फ उस व्यवहार को किया जाता है जिसे मजबूत करना होता है या कमजोर करना होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एकदम सिंपल भाषा में आप समझिए कि संभाव्यता प्रबंधन व्यवहार चिकित्सा की एक ऐसी प्रविधि है जिसमें क्या होता है, एक जो मनोचिकित्सक होता है या नैदानिक मनोवैज्ञानिक होता है, व्यक्ति कुसमायोजी व्यवहार या असामान्य व्यवहार में परिवर्तन लाता है। किसका प्रयोग करते हुए? क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्रिया स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत था, रीइंफोर्समेंट थियरी था, पुरस्कार एवं दंड का, उसी को, यानी कि व्यक्ति के जिस व्यवहार को मजबूत करना होता था उसे कहा जाता कि आप ये व्यवहार करिए तो उसका आपको पुरस्कार दिया जाएगा। यदि किसी व्यवहार को कमजोर करना है या उसको समाप्त करना है तो अगर वो व्यक्ति उस प्रकार का व्यवहार बार बार करता था तो उसको दंडित किया जाता था। तो यही इनका मेन क्या है, पर्सपेक्टिव है कि संभाव्यता प्रबंधन में क्रिया प्रसूत अनुबंधन का पूरा प्रयोग करके व्यक्ति कुसमायोजी व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। अगला हम बात करते हैं बायोफीडबैक विधि। यह व्यवहार चिकित्सा की एक प्रमुख विधि है। इसमें क्या होता है कि इसमें बेसिकली ये होता है कि इसमें व्यक्ति के जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होते हैं उनसे जो संचालित क्रियाएं होती हैं, जैसे हृदय गति का बढ़ना, रक्तचाप में परिवर्तन, उसके बाद क्या है पल्स रेट में परिवर्तन, और भी जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है जिनका नियंत्रण क्या है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से होता है, उसका क्या है एक मनोचिकित्सक अवलोकन करता है और उसका रिपोर्ट जो है अध्ययन करके विशेष उपकरण के सहायता से, वैद्युतीय उपकरण के सहायता से उसका अध्ययन करके उस रोगी को बताता है और उसमें सुधार करके व्यक्ति के कुसमायोजी व्यवहार को या समान व्यवहार को दूर करता है। एकदम आप सिंपल समझिए कि बायोफीडबैक विधि जो है ये व्यवहार चिकित्सा की वह विधि है जिसमें ऐसी क्रियाएं जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा संचालित होती है, जैसे पलक झपकना, ठीक है, रक्तचाप में परिवर्तन, हृदय गति बढ़ना, पल्स रेट का बढ़ना, तो इत्यादि जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं उनके बारे में क्या है एक विशेष उपकरण होता है, वैद्युत उपकरण, जिसकी सहायता से मनोचिकित्सक रोगी को बताता है। ठीक है, अब बताकर उसमें जो खराबी होती है उसको दूर करके, ठीक है, उसको दूर करने का ट्रेनिंग करके व्यक्ति के असमान व्यवहार या कुसमायोजी व्यवहार में परिवर्तन करे। जैसा कि आप जानते हैं कि व्यक्ति जो भी व्यवहार करता है या जिस भी संवेग में होता है उसका जो है प्रभाव हमारे हृदय के धड़कने में, ठीक है, हमारे रक्तचाप में और हमारे पल्स रेट में और भी तमाम चीज़ों पे फर्क पड़ता है। तो ये सब चीज़ों को क्या है दूर किया जाता है, किससे? बायोफीड विधि का प्रयोग करके एक मनोचिकित्सक इसको दूर करके जो कुसमायोजी व्यवहार है किसी व्यक्ति का उसको समाप्त करता है। अगला है अंतःस्फोटात्मक चिकित्सा। यह व्यवहार चिकित्सा की वह विधि है जो अधिगम के विलोपन के नियम पर आधारित है। ठीक है, अब अंतःस्फोटात्मक चिकित्सा क्या है इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक नौजवान लड़की थी जो क्या है वो पानी से बहुत ज़्यादा डरती थी। वो पानी से इतना ज़्यादा डरती थी कि जो उसके घर में बाथ टब था उसमें भी वो क्या है जीवन रक्षक जो जैकेट आता है वो पहनकर नहाती थी। ठीक है, हालांकि वो जानती थी कि उसका जो डर है वो अयुक्ति संगत है, ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उसको क्या है इतना ज़्यादा चिंता था कि मैं पानी में डूब जाऊंगी। तो इसको दूर करने के लिए अंतःस्फोटात्मक चिकित्सा का प्रयोग किया गया। उसमें क्या किया गया, मनोवैज्ञानिकों ने और नैदानिक मनोवैज्ञानिकों ने ये कहा उससे कि आपको ये जो खतरा आपके दिमाग में है कि आप पानी में डूब जाएंगी इसका आप कल्पना करिए। ठीक है, कल्पना करा, जब वो कल्पना करती तो उसको बहुत ज़्यादा चिंता होता था। तो उसको क्या किया गया, उसको रियल परिस्थिति में वहाँ पे उतार दिया गया। पहले उसे छोटे से तालाब से शुरू किया गया, छोटे से टब से शुरू किया गया और धीरे धीरे उसको क्या है नदी में भी तैराया गया, जिससे जब वो वास्तविक परिस्थिति में गई तो उसने देखा कि मैं यहाँ पर आराम से तैर पा रही हूँ, मैं डूब नहीं रही हूँ, जिससे क्या है उसका जो भय था, उसका जो डर था, पानी के प्रति जो चिंता था वो क्या है दूर हो गया। तो यही क्या है अंतःस्फोटात्मक चिकित्सा है, जिसके माध्यम से व्यक्ति के कुसमायोजी व्यवहार या असामान्य व्यवहार को दूर किया जा सकता है। तो आज के क्लास में हमने असामान्य मनोविज्ञान और नैदानिक मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण
चिकित्सा प्रविधि है जिसे हम व्यवहार चिकित्सा कहते हैं उसके बारे में बात किया। अगले क्लास में हम सामान्य मनोविज्ञान से संबंधित किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।